उस दौर में जब हर कोई अवेकनिंग का रास्ता चुन रहा था, मैंने उल्टा कल्टीवेशन चुन लिया। उन्हें लगा कि मैं पूरी तरह बेवकूफ हूं, क्योंकि 100 साल पहले हुए महायुद्ध में कल्टीवेशन की विरासत लगभग पूरी तरह खो चुकी थी। उसके बाद से कल्टीवेशन केवल शरीर को स्वस्थ रखने की एक साधारण विधि बनकर रह गई थी। अब सभी की नजर में केवल अवेकनिंग ही उज्जवल भविष्य का रास्ता था। लेकिन उनकी हंसी का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता था बहुत जल्द चांद फट जाएगा। उसके भीतर से अनगिनत शक्तिशाली राक्षस निकलेंगे और पलक झपकते ही असंख्य अवेकनर्स को मौत के घाट उतार देंगे। मैं चुपचाप अपने हाथ में पकड़े आवेदन पत्र को देखता रहा। पिछले जन्म में मैं और मेरा पूरा परिवार उसी विनाशकारी आपदा में मारे गए थे, लेकिन चमत्कारिक रूप से मैं दूसरे संसार यानी कल्टीवेशन वर्ल्ड में पहुंच गया। वहां एक संयोगवश मुझे 3 लाइव्स क्रिएशन आर्ट प्राप्त हुई। मैंने 1000 वर्षों तक कठोर साधना की, असंख्य युद्ध जीते, कभी पराजित नहीं हुआ और अंततः अपने युग की एक जीवित किंवदंती बन गया। जिस दिन राक्षसों का आक्रमण शुरू होने से ठीक एक दिन पहले था, ताकि मैं अपने माता पिता को बचा सकूं। लेकिन जब मैं दूसरी बार अमरत्व की परीक्षा से गुजर रहा था, तभी कई पुराने शत्रुओं ने पहले से योजना बनाकर मुझ पर घात लगाकर हमला कर दिया। लेकिन जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो पाया कि मैं फिर से उसी दिन लौट आया हूं, जिस दिन भविष्य के लिए आवेदन पत्र भरा जा रहा था। उसी समय, किन चुआन, अगर तुम कल्टीवेशन चुनते हो तो इस बार की परीक्षा में हम तुम्हारे साथ टीम नहीं बनाएंगे, तुम किसी और को ढूंढ लेना। ये कहते हुए जांग शुया निराशा से सिर हिलाती हुई मेरी ओर चली आई। उसके पीछे 2 लड़के और 2 लड़कियां भी खड़े थे। 1 महीने पहले हम 6 लोगों ने तय किया था कि इस बार की परीक्षा साथ देंगे। तभी किसी ने व्यंग्य से कहा, लगता है अवेकनिंग न होने के बाद किन चुआन ने पूरी तरह हार मान ली है। यह देखकर जांग शुया की आंखों में हल्की निराशा झलक उठी। उसने केवल इतना कहा, अपना ख्याल रखना। उसी समय एक दुबला पतला लड़का मेरी ओर देखकर ठंडी हंसी हंसा। लगता है आज हम एक और बेवकूफ को अपनी जिंदगी बर्बाद करते देख रहे हैं। अगर दिमाग में 10 साल पुराना खून का थक्का न हो तो कोई कल्टीवेशन जैसा विकल्प कभी नहीं चुनेगा। जैसे ही मेरे साथियों ने मेरा साथ छोड़ा, आसपास खड़े बाकी छात्र भी जोर जोर से हंसने लगे। स्कूल से घर लौटने पर माँ और पिताजी पहले से ही स्वादिष्ट खाना बनाकर मेरा इंतजार कर रहे थे। उन्हें पता था कि मैं अवेकनिंग नहीं कर पाया हूं, इसलिए पूरे भोजन के दौरान दोनों ने जानबूझकर इस विषय का जिक्र तक नहीं किया। खाना खत्म होने के बाद पिताजी ने मुझे रोका, फिर अपनी जेब से एक काला बैंक कार्ड निकालकर मेरी ओर बढ़ाया। मैंने आश्चर्य से पूछा, पापा ये? फिर मुस्कुराकर बोले, इस कार्ड में पिछले 20-25 वर्षों की हमारी सारी बचत है। मैं और तुम्हारी माँ भी कभी अवेकनिंग नहीं कर पाए थे, फिर भी हमारी जिंदगी ठीक ठाक बीती। अब तुम बड़े हो चुके हो, आगे का रास्ता तुम्हें खुद चुनना है। हम तुम्हारी जितनी मदद कर सकते थे, बस उतनी ही कर पाए हैं। इतना कहकर उन्होंने कार्ड मेरे हाथ में रख दिया, फिर उठकर माँ की मदद करने के लिए रसोई में चले गए। मैं वहीं खड़ा रह गया। 1000 वर्षों का लंबा अंतराल और अपने माता पिता की यादें एक बार फिर मेरे सामने जीवित हो उठी। अतीत और वर्तमान जैसे एक दूसरे में घुल गए। मेरे हाथ में रखा वो साधारण सा बैंक कार्ड मानो हजारों मन वजन का हो गया था। इस बार मैं इतिहास को दोबारा नहीं दोहराने दूंगा। इस दुनिया में आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत कम थी। यहाँ साधना करने का एकमात्र तरीका था कीमती खजानों और दुर्लभ औषधियों में मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करना। इसलिए मैंने बिना किसी झिझक के पिताजी के दिए हुए पैसे ले लिए, फिर सीधे शहर की सबसे बड़ी दवा की दुकान की ओर चल पड़ा। इस समय रुईकांग फार्मेसी लोगों से भरी हुई थी। अंदर काफी भीड़ थी। ज्यादातर लोग अवेकनर्स थे जो तरह तरह की तैयार दवाइयां खरीदने आए थे। उसी समय दवा की दुकान की यूनिफॉर्म पहने एक सुंदर सेल्स गर्ल मेरे पास आई। सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? क्या आपके यहाँ गिनसेंग, स्नो लोटस और गनोडर्मा जैसी जड़ी बूटियां मिलती हैं? मेरी बात सुनते ही उसके चेहरे पर आश्चर्य दिखाई दिया। आजकल लगभग हर कोई तैयार दवाइयां खरीदता था, सीधी जड़ी बूटियां खरीदने वाले लोग बहुत कम थे। वो मुस्कुराकर बोली, हाँ, हमारी एक अलग शाखा है जहाँ केवल औषधीय जड़ी बूटियां बेची जाती हैं। मुझे अंदर की ओर ले गई। कुछ ही देर में हम एक ऐसे हिस्से में पहुंचे जहाँ चारों ओर दवाइयों की सुगंध फैली हुई थी। यहाँ लगभग कोई ग्राहक नहीं था। एक बुजुर्ग व्यक्ति चश्मा लगाए कंप्यूटर के सामने बैठा किताब पढ़ रहे थे। सेल्स गर्ल ने आदर से कहा, कि लाओ, ये ग्राहक कुछ जड़ी बूटियां खरीदना चाहते हैं। क्यूया लाओ ने बिना सिर उठाए कहा, ठीक है, तुम अपना काम करो। इसके बाद उन्होंने किताब बंद की और मेरी ओर देखा। युवा, तुम्हें कौन सी जड़ी बूटियां चाहिए? मैंने बिना देर किए कहा, जितनी पुरानी हो उतना अच्छा। क्यूया लाओ हल्का सा मुस्कुराए। आजकल जड़ी बूटियां खरीदने वाले लोग बहुत कम रह गए हैं। उन्होंने कंप्यूटर में कुछ खोजा और फिर स्क्रीन मेरी ओर घुमा दी। मैंने सूची देखी और कहा, पहले मुझे असली सामान दिखाइए। मैंने गिनसेंग, स्नो लोटस और 1000 ईयर गनोडर्मा चुनी। की लाओ थोड़ा हैरान हो गए। आजकल इतने महंगे औषधीय पौधों को पहचानने वाले युवा बहुत कम मिलते हैं। उन्होंने अपने पीछे रखी लकड़ी की अलमारी खोली, फिर 3 सुंदर डिब्बे निकालकर मेरे सामने रख दिए। देख सकते हो, लेकिन हाथ मत लगाना। मैंने तीनों औषधियों से निकल रही हल्की आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस की। फिर पूछा, इनकी कीमत कितनी है? क्यूआई लाओ ने शांत स्वर में जवाब दिया, एक की कीमत 3,50,000 है। तीनों। मैंने हल्का सा भौहें सिकोड़ ली। कीमत बहुत ज्यादा थी। मेरे पास अभी केवल 5 लाख से कुछ ज्यादा ही थे। मैं केवल एक ही जड़ी बूटी खरीद सकता था। कुछ देर सोचने के बाद मैंने उनसे कुछ सस्ती जड़ी बूटियां भी निकालने को कहा। मैंने उन्हें ध्यान से परखा, उनकी औषधीय शक्ति और कीमत का हिसाब लगाया, फिर शांत स्वर में कहा, 3,50,000 बहुत ज्यादा है। ये लुआ हुआ फ्रूट केवल 10,000 का है। 20 लुआ हुआ फ्रूट का असर लगभग एक गिनसेंग के बराबर है। गिनसेंग की उम्र और दुर्लभता जोड़कर भी इसकी अधिकतम कीमत 2,50,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मेरी बात सुनते ही क्यूआई लाओ की आंखें चमक उठी। इतनी कम उम्र में तुम्हारी नजर काफी तेज है। फिर उन्होंने मुस्कुराकर कहा, लेकिन ये जंगली गिनसेंग है जो वाइल्डनेस एरिया से लाई गई है। अगर कोई 38 साल की उम्र से पहले इसका नियमित सेवन करे
तो अवेकनिंग की संभावना बढ़ जाती है। सिर्फ इसी वजह से इसकी कीमत कम से कम 1 लाख और बढ़ जाती है। इसके बाद उन्होंने बगल में रखी हुई खेती से उगाई गई गिनसेंग की ओर इशारा किया। अगर तुम कल्टीवेटेड गिनसेंग लोगे तो मैं तुम्हें वो केवल 1 लाख में दे सकता हूँ। मैंने उस गिनसेंग पर एक नजर डाली, फिर तुरंत सिर हिला दिया। उसमें लगभग कोई आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं थी। मेरे लिए उसकी कोई कीमत नहीं थी। उसी समय एक डरावने चेहरे वाला, गाल पर लंबे निशान लिए मध्यम आयु का आदमी दवा की दुकान में अंदर आया। अंदर आते ही उसने अपना बैग सीधे काउंटर पर पटक दिया। की लाओ, हिसाब कर दो। जैसे ही बैग काउंटर पर गिरा, उसमें से ताजा खून रिसने लगा। की लाओ ने बैग खोला और उसके अंदर की चीजें बाहर निकाल दी। बैग के अंदर खून से सने हुए कई मुटन बीस मटेरियल्स पड़े थे। की लाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, आज तो अच्छी कमाई हुई है। वो आदमी हंस पड़ा। ठीक ठाक रही, लेकिन रास्ते में 2 अर्थ रैंक मुटन बीस मिल गए। मेरे कई साथी बुरी तरह घायल हो गए। उसने पीले दांत दिखाते हुए मुस्कुराया। की लाओ ने सामान का हिसाब लगाया और बोले, कुल 2 मिलियन। मैं अभी तुम्हारे मोबाइल पर ट्रांसफर कर देता हूँ। वो आदमी सिर हिलाकर बोला, ठीक है, और मेरे लिए कुछ दवाइयां भी तैयार रखना, मैं कल आकर ले जाऊंगा। इतना कहकर वो बिना पीछे देखे दुकान से बाहर चला गया। मैंने आश्चर्य से पूछा, क्या आपकी दुकान मुटंत बीस मटेरियल्स भी खरीदती है? क्यूई लाओ उन सामग्रियों को समेटते हुए बोले, हाँ, कई तरह की दवाइयां बनाने के लिए मुटंत बीस मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है। वो आदमी इसी काम से अपनी रोजी कमाता है। वो एक अवेकनर है। फिर की लाओ मुस्कुराकर मेरी ओर देखने लगे। युवा, क्या तुम मेरे साथ एक सौदा करना चाहोगे? मैं थोड़ा हैरान हुआ। कैसा सौदा? क्यूई लाओ ने बिना घुमाए फिराए कहा, मैं समझ गया हूं कि तुम्हारे पास ज्यादा पैसे नहीं है, लेकिन तुम्हें इन जड़ी बूटियों की अच्छी समझ है। अगर तुम मेरी दुकान में काम करोगे तो ये तीनों जड़ी बूटियां तुम्हारी मेहनताने के रूप में दे दूंगा। मैं कुछ देर सोचता रहा, फिर धीरे से सिर हिला दिया। मेरे पास समय नहीं है। क्यूई लाओ ने मेज पर उंगलियां हल्के हल्के थपथपाई, फिर बोले, ठीक है, तो मैं अपनी शर्त बदल देता हूँ। मेरी दुकान पर अक्सर लोग वाइल्डनेस एरिया से दुर्लभ जड़ी बूटियां बेचने आते हैं। कई बार कुछ ऐसी औषधियां भी आ जाती हैं जिन्हें मैं पहचान नहीं पाता। उस समय मैं चाहता हूं कि तुम आकर उनकी जांच कर दो। क्या ये स्वीकार है? मैंने उनकी बात सुनकर सिर हिलाया। ठीक है। ऊपर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि मुझे फायदा हुआ है, लेकिन मेरी जानकारी और अनुभव के सामने असल में सबसे बड़ा लाभ च्यूई लाओ को ही मिलने वाला था। च्यूई लाओ मुस्कुराए, ठीक है, फिर अगली बार मिलते हैं। उम्मीद है तुम मुझे चौंका दोगे। उन्होंने तीनों डिब्बे मुझे सौंप दिए, फिर वापस मुड़कर मुटंत बीस मटेरियल्स को व्यवस्थित करने लगे। जड़ी बूटियां लेने के बाद मैं टैक्सी लेकर यूं लेक पार्क की ओर चल पड़ा। पुनर्जन्म के बाद मैंने महसूस किया था कि यूं लेक पार्क में बाकी जगहों की तुलना में आध्यात्मिक ऊर्जा कहीं अधिक थी। इस बार मेरा उद्देश्य वहीं जाकर इन तीनों जड़ी बूटियों की आध्यात्मिक ऊर्जा को पूरी तरह अवशोषित करना था। इन जड़ी बूटियों में मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत अधिक नहीं थी। अगर कोई सामान्य कल्टीवेटर इन्हें इस्तेमाल करता तो शायद शुई रिफाइनिंग रियम तक पहुंचना भी मुश्किल होता, लेकिन मैं कभी मानव जाति के शिखर पर खड़ा सबसे शक्तिशाली कल्टीवेटर रह चुका था। यूं लेक पार्क में उस समय कई बुजुर्ग झील के किनारे आंखें बंद करके तथाकथित कल्टीवेशन कर रहे थे, लेकिन मेरी नजर में उनका कल्टीवेशन केवल आराम से बैठकर शरीर को ढीला छोड़ देना था। वो वास्तविक साधना से बहुत दूर था। मैं एक विशाल विलो के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। जैसे ही मैं बैठा, कुछ सफेद बालों वाले बुजुर्ग तुरंत मेरे पास आ गए। पिछले कुछ दिनों से जब भी मैं यहाँ साधना करता, वे महसूस करते कि मेरे पास बैठने से उनका शरीर पहले से अधिक ऊर्जावान हो जाता है। इसी वजह से अब जब भी वे मुझे देखते, अपने आप मेरे आसपास आकर बैठ जाते। मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, सीधे 3 लाइव्स क्रिएशन आर्ट चलाना शुरू कर दिया। चारों ओर फैली हल्की सी आध्यात्मिक ऊर्जा धीरे धीरे मेरी ओर इकट्ठी होने लगी। पेड़ की शाखाएं हल्के हल्के हिलने लगी। उनकी हरियाली भी पहले से अधिक गहरी हो गई। मेरे आसपास बैठे हुए बुजुर्ग अपने पूरे शरीर में एक अजीब सी सहजता महसूस करने लगे। आधी रात बीत चुकी थी। आकाश में चांद और तारे साफ दिखाई दे रहे थे। मैंने एक बार फिर अपने शरीर की आंतरिक स्थिति का निरीक्षण किया। अब समय आ गया था। मैं क्यूई रिफाइनिंग रियल में प्रवेश करने का प्रयास करने वाला था। मैंने जमीन पर एक छोटा सा स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन बनाया, फिर तीनों जड़ी बूटियां उसके बीच में रख दी। फॉर्मेशन से हल्की रहस्यमयी चमक निकलने लगी। कुछ ही क्षणों में तीनों जड़ी बूटियां पूरी तरह सूख गईं। उनके भीतर की सारी आध्यात्मिक ऊर्जा बाहर निकल आई। वो ऊर्जा दिखाई देने